गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और पता है, एक आधा एपिसोड मिस कर दो, आप बीच में स्किप कर दो एक दिन की, ठीक है भाई आज ज्यादा खबर नहीं है, तो अगले दिन ऐसा लगता है जैसे कि न्यूज नहीं पढ़ रहे हो आप, यहाँ पर अपनी मैथ की किताब पढ़ रहे हो, समझ में ही नहीं आता भाई कुछ भी। लेकिन आज के एपिसोड की अगर हम पहली अपडेट की बात करें तो भाई खुशखबरी से है, क्योंकि भाई एक बार फिर से टीम इंडिया ने ना ही यहाँ पर मैच जीता है स्टाइल में, बल्कि एक्चुअली में यहाँ पर उन्होंने फिर से क्लीन शीट मेंटेन करी है। और हमारा जो क्लीन शीट का स्ट्रीक है वो 8 गेम तक जा चुका है। आई थिंक हम यहाँ पे बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जब 2016-17 का स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन के अंदर जब 12 गेम का हमने यहाँ पर जो अनबीटन स्ट्रीक बनाया था उसको यहाँ पर हम तोड़ने वाले हैं। एंड आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे को ये भी याद नहीं है कि उस 12 गेम्स में हमने क्लीन शीट कितने गेम में रखी थी, लेकिन 8 ही गेम में हमने क्लीन शीट रखी है भाई। इससे ज्यादा इंप्रेसिव चीज कुछ नहीं है। लेकिन अगर एक तौर पे देखें ना तो ये गेम इतना भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था नहीं। लाइक टिपिकली ये गेम थोड़ा सा मेरे को लगता है ट्रिकी था, कंसिडरिंग द फैक्ट कि नेपाल के साथ ना फर्स्ट हाफ की अगर हम बात करें तो चीजें काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी। हमारे मिडफील्ड की बात करें, हमारे अटैकिंग की बात करें तो ओवरऑल जो गेम था वो बहुत ज्यादा केजी था। हमने यहाँ पर ज्यादा क्लियर कट चांसेस नहीं बनाए थे। आई थिंक सिर्फ 1 या 2 शॉट्स हमने यहाँ पर लिए थे और एक क्लियर कट चांसेस बनाया था। सेकेंड हाफ में भाई यहाँ पर चांगटे के आने के बाद ऊपर से अगर हम सहाल की बात करें, परफॉर्मेंस एब्सोल्युटली बहुत ज्यादा इंक्रीज करती है, इंप्रेसिव थी। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ईगो स्टिमैच यहाँ पर डगआउट में नहीं थे, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक जो ऑरा होता है, एक जो वाइब होती है, जो एक मैनेजर की होती है ना कि भाई कॉन्स्टेंटली वो आता रहता है कि हाँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो इनपुट भी यहाँ पर उनकी तरफ से नहीं थे। लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स टिपिकल सुनील छेत्री वाली परफॉर्मेंस थी, अ फॉक्स इन द बॉक्स वाली। एंड टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप उन सुनील छेत्री का गोल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि कितना पीछे थे वो, लेकिन उन्होंने उस चीज को पढ़ा और फिर यहाँ पर उन्होंने पेनल्टी बॉक्स में आकर अटैक किया एंड ऑफ कोर्स ही स्कोर्ड अ गोल। इसके बाद अगर दूसरे गोल की बात करें तो उसमें भी मेजॉरिटी ऑफ द काम यहाँ पर उन्होंने ही किया था। फिर अल्टीमेटली यहाँ पर अपॉर्चुनिस्ट होना ही था और टीम इंडिया ने यहाँ पर कैपिटलाइज किया और लीड को 2-0 से बढ़ा दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब जो हमारे सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज निकल के आ रहा है वो है कुवैत। अगर आप देखोगे कि देखो इस विक्ट्री के साथ सैफ चैंपियनशिप की सेमीफाइनल में हमने जगह बना ली है, जहां पर शायद से लेबनान या फिर बांग्लादेश में से हमें कोई टीम मिलने वाली है। और ऐसे में अभी हम करंट टेबल की बात करें तो यहां पर इंडिया नंबर 2 पे है और कुवैत नंबर 1 पे है, क्योंकि उन्होंने 1 गोल ज्यादा स्कोर किया है। ऐसे में अपन को यहां पर समझना पड़ेगा कि हमारे लिए नंबर 1 का स्पॉट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या है, इस समय अगर हम सेमीफाइनल और फाइनल इसको थोड़ा हटके रखें ना, उससे पहले हमको कुवैत पे देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली में देखो यार रैंकिंग में तो हमारे से काफी पीछे है कुवैत, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि पर्टिकुलरली अभी थोड़ा अप ट्रेंड चल रहा है। कुवैत की परफॉर्मेंस को देखें तो अभी ऊपर की तरफ आ रही है, अच्छी आ रही है परफॉर्मेंस, अच्छे रिजल्ट निकाल रहे हैं। और जिस टीम को हम हरा रहे हैं आप कह सकते हो कि उसी टीम को वो और ज्यादा स्कोर लाइन से हरा रहे हैं, मतलब और इंप्रेसिव स्कोर लाइन से हरा रहे हैं। पाकिस्तान को हमने 3-0 4-0 ऐसे पेला है तो उन्होंने भी पेला है, और यही चीज उनके सेफ चैंपियनशिप में भी जर्नी निकल के आ रही है। लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि मेरे को इस टीम इंडिया में एक और चीज देखने को मिल रही है और वो है बैड बॉय वाली वाइब। एक बार फिर से भाई हमारे लड़के यहाँ पे गुथाई में इन्वॉल्व थे, और गुथाई में इन्वॉल्व होना और एक्चुअली में उस वाइब को, उस ऑरा को पूरे थ्रू आउट द मैच कंटिन्यू रखना, ये भी अपने आप में भाई काफी स्किल सेट थी जो कि काफी कम प्लेयर्स में होती थी यार। ऐसे में टीम इंडिया में ये चीज डेवलप्ड हो रही है विच इज क्वाइट गुड। मतलब होता है ना, जोसे मोरिन्हो का एक फेमस कोट है ना कि आपको कभी कभार बैड बॉय बनना पड़ता ही है, आपको बनना ही पड़ता है। खैर देखते हैं आगे। लेकिन इसी के साथ अगर अब अपने नेक्स्ट स्टोरी की बात करें तो ये आती है भाई गुत्तम गुताई से, बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी। अब देखो हाल ही में यहाँ पर इस चीज पे बहुत एलिगेशंस लग रहे हैं कि इस स्टोरी को बहुत ज्यादा फैब्रिकेट किया जा रहा है, इस स्टोरी को बहुत मिलावटी किया जा रहा है, इस स्टोरी को बहुत क्रिएटिव करने की कोशिश हो रही है, जबकि इतना मामला सीधा है नहीं। क्योंकि एक्चुअली में हिसाब ये बनाया जा रहा है कि मेसन माउंट को चेल्सी छोड़ना नहीं है, तो कहीं हिसाब ये बनाया जा रहा है कि भाई मेसन माउंट को चेल्सी ही छोड़ना है। अब काफी लोग ये कह रहे हैं कि भाई चेल्सी छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है, और काफी लोग इस चीज में कंफ्यूज है भाई यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर हम इस पूरे फुटबॉल ट्रांसफर गुरु और ट्रांसफर मीडिया सर्कल के सबसे मोस्ट रिलायबल रिपोर्टर्स की माने, चाहे हम फेब्रिजियो की बात करें, चाहे हम डेविड ऑर्नस्टीन की बात करें, तो यहाँ पर अगर हम उनकी रिपोर्ट्स की बात करें तो उन्होंने तो देखो यहाँ पर सीधा से कंफर्म किया है कि अगर इस चीज को आप एक बार को हटा भी दो कि मेसन माउंट के दिमाग में क्या चल रहा है, आप बस इस पे ध्यान दो कि टेबल पे क्या चल रहा है। और अगर टेबल की बात करें तो चेल्सी के जो 2 ऑफर वो यहाँ पर मेसन माउंट ने ठुकरा दिए। तो अब आप चाहे इस पर मानते रहो कि भैया वो चेल्सी में ही रुकना चाहता है या नहीं रुकना चाहता, कायदे की बात यह है कि जो 2 फाइल आई थी टेबल पे माउंट ने दोनों ठुकरा दी। अब जो 2 फाइल यूनाइटेड से आई थी, खैर 3 फाइल जो यूनाइटेड से आई थी वो चेल्सी ने ठुकरा दी। तो इसको भी आप एक बार को हटा दो कि मेसन माउंट यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहता है या नहीं। खैर इसके बहुत यहाँ पर मैसिव
आप कह सकते हो कि मैसिव रूमर्स हैं कि भाई ऑलरेडी पर्सनल एग्रीमेंट तो पता नहीं कब का साइन हो चुका है, लेकिन चेल्सी ने तीनों फाइल को रिजेक्ट कर दिया और अब जो काउंटर उन्होंने करा है जिसपे आई थिंक 50+5 का यूनाइटेड का ऑफर था और चेल्सी ने 58+7 का रखा है, यानी कि टोटल 65 का रखा है। ऐसे में यूनाइटेड ने कहा कि देखो ये जो तीसरी फाइल तुमने ठुकराई है, हम अपनी फाइल लेके तो नहीं जा रहे, फाइल लेके अभी 15-20 मिनट यहीं बैठे हैं, लेकिन अगर अब तुम यहां पर इससे ज्यादा का एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो हम नहीं देंगे। तो ये तुम्हें पहले ही पता होना चाहिए। दूसरी चीज यहां पर उन्होंने कहा कि अभी तुम देख लो, वो होता है ना यहां पर कि भाई जब कस्टमर जाता है किसी भी दुकान पे कि भैया हम तो आसपास पैच चेक करेंगे, अगर 500 सस्ता वस्ता हो जाएगा तो फिर हम यहाँ पर आके चेक करेंगे। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि देख लो, तुम्हें कोई ज्यादा दे रहा हो, बायन वायन दे रहा हो तो तुम फिर मेरे को बता देना, नहीं तो जैसा भी हो हम इस डील को लेके जाएंगे। अच्छा, इसमें फैब्रिकेशन या फिर हम बात करें इसमें मिलावट इस चीज की भी है, काफी लोग ये मानते हैं कि मोइस कैसिडो का जो केस है ना उसको जानबूझ के घसीटा जा रहा है। कैसिडो का यूनाइटेड से ज्यादा कोई लिंक नहीं है, लेकिन इस मामले में हमको थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा और हमको समझना पड़ेगा कि जब अप्रैल में और मार्च की आप रिपोर्ट्स को चेक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऑफ कोर्स चेल्सी नंबर 1 डेस्टिनेशन है उसकी, चेल्सी मतलब कायदे से प्रोबेबिलिटी के तौर पे देखें और चेल्सी डेफिनेटली यहाँ पर सबसे पोल पोजीशन में कैसिडो को साइन करने के लिए, और इसी तरीके से उन्होंने अपने मिडफील्ड को यहाँ पर कहीं ना कहीं शेप अप किया है कि ठीक है भाई एनगोलो कांटे को जाने देते हैं, कोवाचिच को जाने देते हैं। खैर कोवाचिच के रिगार्डिंग में एक सीन है, काफी लोग ये मानते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ना टैक्स पे करना पड़ रहा है, मैनचेस्टर यूनाइटेड टैक्स, क्योंकि जब कोवाचिच के साथ भी सीन यही है कि भाई कोवाचिच का 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा और आपने 25-30 मिलियन में मैनचेस्टर सिटी को दे दिया है, तो यहां पर आप मेसन माउंट के लिए 70 मिलियन क्यों मांग रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा, कंसिडरिंग द फैक्ट कि सिर्फ उसका भी 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब यहां पर आप कह सकते हो कि भाई उम्र का थोड़ा है और स्टैट्स का भी आप कह सकते हो, लेकिन स्टिल देखो कायदे से टैक्स तो पे कर रही है यूनाइटेड, लेकिन हाँ उसको यूनाइटेड कम करने में भी है, जहां पहले 70 था अब उसको 58 मिलियन पे लिया है, लेकिन अगेन वो 58+7 बढ़ के 65 हो जाता है, जो कि यूनाइटेड देने में इंटरेस्टेड है नहीं अभी। तो अभी यूनाइटेड का सीन ये है कि भाई 55+3 या फिर 55+5 ले लो और इतना सीन काम करो। खैर डील हो ही जाएगी, मेरे ख्याल से ये डील अल्टीमेटली हो ही जानी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई सेंस बनता नहीं है। रही बात इस चीज की कि यूनाइटेड मेसन माउंट की डील से हट के चली जाए किसी और पे, आई डोंट फील इट, क्योंकि 3 ऑफर ऐसे ही नहीं दिया जाता। 3 ऑफर देना मतलब है कि आप इस पूरे प्रोजेक्ट से कन्विंस्ड हो, बस आपको जो प्लेयर बेच रहा है ना वो आपको थोड़ा सा खुतर लगता है, तो बाकी तो कोई और दिक्कत की बात है नहीं। खैर इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी मेसी की। भाई मेसी पता है क्या है, मेसी ना बाप की तरह खेल रहा है अभी। वो आता है ना कि बच्चा एक बार को फोन पकड़ता हुआ दिख जाए बस, या फिर बच्चा कुछ करता हुआ आदमी का मूड खराब हो तो मार दो टपली गर्दन पे, पिताजी का अड्डा होता है तो कुछ कह भी नहीं सकते। वही है मेसी, पीएसजी फैंस को समझता ही नहीं, कुछ समझना चाहिए नहीं वैसे कुछ। खैर यहाँ पर अगर हम बात करें तो हाल ही में एक सीबीएस के साथ इंटरव्यू देते हुए, नहीं आई थिंक आरएमसी स्पोर्ट को इंटरव्यू देते हुए मेसी ने अपने पूरे एक्सपीरियंस पे एक ओवरव्यू दिया। उसने कहा कि जब मैं आया पीएसजी में तो मेरे को अच्छा लगा, पीएसजी के फैंस ने मेरे को वेलकम किया, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ मैं स्पेशल हूँ, उन्होंने मेरे को स्पेशल फील करवाया, उन्होंने मेरे को प्यार किया, मेरे को सपोर्ट किया, मेरे को चीयर किया। लेकिन उसके बाद एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं मेरी भिड़ गई। उसने कहा कि मेरी पीएसजी फैन से बननी बंद हो गई और मेजॉरिटी ऑफ द पीएसजी फैन से बननी बंद हो गई। उसने कहा कि मैंने कोई इंटेंशनली नहीं करा लेकिन ये हो गया। लेकिन फिर मेरे को बाद में पता चला कि भाई ये तो नेमार के साथ भी हो रखा है, ये एम्बापे के साथ भी हो रखा है और चीजें फिर ऐसी ही चलती है। उसने मेसी ने कहा कि मैं पीएसजी फैंस के साथ ये जो लफड़ा हो रहा था मैं इसको ऐसे समझ के गटक गया, ऐसे समझ के पी गया कि चीजें ऐसे ही काम करती हैं, यहाँ पर फैंस इनके ऐसे ही हैं। सोचो ये तो उससे भी गंदी बेइज्जती है कि तुम्हें कोई यही कहते तू ऐसा ही है, हाँ तू ऐसा ही है। तो ये मेरे को लगता है कि काफी इंटरेस्टिंग इंटरव्यूज है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अब लियोनेल मेसी के पास वही चीज हो गई कि जब उससे कहा जाता है कि भाई लाइक आगे क्या कैसी ना बहुत चिल इंटरव्यू देता है भाई वो। अब पता है अब भी इंटरव्यूज में ऐसे दे रहा है जैसे उसको फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है और पड़ना चाहिए भी नहीं, उसका कोई नहीं उखाड़ सकता, कोई नहीं हिला भी नहीं सकता एंटोनेला के अलावा है। खैर इसी के साथ बात करें अगर यहाँ पर किलियन एम्बापे की, तो भैया एम्बापे तो अलग खेलता है, उनकी माता जी अलग खेलती हैं। अब माता जी के साथ मैं तुमको बता दूं, माता जी को लग रहा है कि किलियन एम्बापे के अगर फ्यूचर के साथ कुछ कम फेरबदल किया हो तो अब उनको अपनी एक एजेंसी खोलनी है। वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अशरफ हकीमी की बात करें तो उनसे जब मैं पूछा जाता है कि भाई तुम्हारा क्या हिसाब है फैजल अमारी के उस पर, तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि यार ये तो देखो बेकार चीज़ है भाई, उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस बस क्योंकि वो एम्बापे की माता है और उसको ये लग रहा है कि उसके नाम पे वो यहाँ पर फैजल अमारी यहाँ पर अपनी मतलब एजेंसी खोल लेगी, फुटबॉल एजेंट की एजेंसी खोल लेगी और उसमें सब आ जाएंगे, तो बहुत बेतुके की बात है। और ऐसे में यहाँ पर ये भी काफ़ी इन्फ्लेशन की चीज़ है क्योंकि एम्बापे के उस पर
नाम पे ही काफ़ी फेरबदल चल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ऑलरेडी रायन चरखी की हम बात करें, जो कि ओलंपिक लियोन के प्लेयर हैं, उन्होंने ऑलरेडी टर्म साइन कर दिया है कि वो फैसल अमारी के नए कस्टमर होने वाले हैं। ठीक है ना, तो एजेंट कस्टमर फुटबॉल टर्म्स की बात कर रहे हैं हम। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर अशरफ हकीमी की बात करें, तो अशरफ हकीमी को लेके भाई यहाँ पर काफ़ी बढ़िया सी स्टोरी निकल के आई है भाई। हाल ही में यहाँ पर उनके जो एजेंट हैं, उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी कि देखो अशरफ हकीमी खुद ही एजेंट ही लगा पड़ा है। कह रहा अशरफ हकीमी उसी प्रोजेक्ट में कन्विंस्ड है जहाँ पर उसे पैसा मिल रहा है, और पैसा मिल रहा है पीएसजी से, तो पीएसजी में कन्विंस्ड है। लेकिन उसने ये चीज़ कंफर्म कर दी कि कायदे से अगर आप ये मान के चलोगे रियल मैड्रिड हकीमी में इंटरेस्टेड है, तो ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर देंगे। हम हकीमी को डेफिनेटली यहाँ पर उस हकीमी के लिए जो ऑफर आएगा उसको सुनेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि हाल ही में मार्सा ने रिपोर्ट किया है कि भाई जाओ कैंसेलो जा रहा है, कायल वॉकर जा रहा है, उसके बाद 1-2 प्लेयर और चले गए। ऐसे में मैनचेस्टर सिटी अशरफ हकीमी के लिए भैया बिड कर सकती है, और उनको पता है कि बिड करना पड़ेगा और अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। उनको पता है कि पीएसजी किस तरीके से नच्चड़ियों की तरह यहाँ पर नेगोशिएट करेंगे, लेकिन फिर भी वो एक पंट लेना चाहते हैं। हाउएवर टेबल पे अभी भी कुछ नहीं है, जो भी है वो हवा और पेपरों में ही है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीजमैन की, तो भैया हाल ही में बताया गया है कि ये क्या कर रहा हूं मैं, एंटोइन नसर, अगर अल नसर की बात करें तो अल नसर यहाँ पर हाल ही में लंदन में ग्रीजमैन के एजेंट से मिली। और इसके पीछे सिंपल सा है कि जो एथलेटिको मैड्रिड है ना, वो अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से बहुत बुरी तरह गुजर रहा है। तो ऐसे में उनको सैलरी, लाइक उनको पता है ग्रीजमैन क्या चाहे 32 साल की उम्र है, सैलरी अच्छी खासी लेता है, तो उनको ना वहाँ पर सैलरी बिल में उनको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ऐसे में यहाँ पर उन्होंने 25 मिलियन का यहाँ पर प्राइस टैग लगाया है, जिसको अल नसर ऑफकोर्स अल नसर को क्या लेना देना है ट्रांसफर मार्केट से, जो भी काम करना है उनके शुगर डैडी को करना है। ऐसे में यहाँ पर सऊदी भाई बिल्कुल वेरी गुड टू गो हो गई यहाँ पर कि भैया 25 मिलियन वो देगी और ग्रीजमैन को वो लेगी। अच्छा, ग्रीजमैन के आप पर्सनल पर्सपेक्टिव देखोगे तो पहली चीज तो ये हो जाएगी कि ऑफकोर्स अल नसर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ग्रीजमैन हो जाएगा। ऑलरेडी उसमें हकीम जियाच यहाँ पर आ चुके हैं, और अब यहाँ पर ब्रोजोविच की डील पे भी काम चल रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे। इसके साथ ही आपको समझना पड़ेगा कि जब 32-33 की उम्र आ जाती है ना, तो आप उस स्वीट स्पॉट जी स्पॉट वाले नजर में आ जाते हैं, जहां पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपका लास्ट पॉइंट है कि आप एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठा सको। और ऐसे में जब एथलेटिको मैड्रिड ऑलरेडी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट से जा रही है, तो यहां पर ग्रीजमैन के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हाउएवर अभी भी चीजें पेपर पे कुछ नहीं होती रही है, बस मीटिंग हुई है जिसमें वर्बल एग्रीमेंट का बात हुई है कि यहाँ बात चल रही है, एक्सप्लोर कर लेते हैं इस चीज को, और एथलेटिको मैड्रिड से कोई डायरेक्ट नेगोशिएशन अभी तक तो नहीं हुई है। इसी के साथ अगर ब्रोजोविच की डील की बात करें तो तुमको समझना पड़ेगा कि भैया ब्रोजोविच बार्सिलोना के रडार पे, लेकिन जहां एक तरफ ये रिपोर्ट्स बताई जा रही है कि बार्सिलोना ने 15 मिलियन का प्राइस टैग क्या कहते हैं ऑफर डाला है। अगर अल नसर की बात करें तो पूरी तरीके से वो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो इंटर मांगना चाहती है वो देने के लिए तैयार है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग ये चीज होती है कि जहां स्पेनिश रिपोर्ट इस चीज पे एम्फसाइज कर रही है कि ब्रोजोविच बार्सा के लिए खेलना चाहता है, वहीं काफी लोग कह रहे हैं कि जो ब्रोजोविच का एजेंट है वो एक्चुअली में यहाँ पर अल नसर के लिए काफी ज्यादा बूस्ट कर रहा है। इसी के साथ अगर यहाँ पर बात करें वेस्ट हैम की और मैनचेस्टर सिटी की, तो देखो अगर वेस्ट हैम ने अब यहाँ पर आर्सेनल को भैया ये चेतावनी दे दी कि भाई तीसरा बिड डालना है तो जल्दी डालो यार, फिर हमें आगे भी काम करना है। ऐसे में यहाँ पर आर्सेनल ने, जिसने वेस्ट हैम को ऑलरेडी कंफर्म कर दिया था कि भाई हम तीसरा बिड डाल रहे हैं, तुम सिटी की मत सुनना, और फेब्रिज़ो वाली बात ठीक भी हो रही है। भाई सिटी तभी बिड डालेगी जब उसको पता है वो जीत रही है, और एज ऑफ नाउ वो उन्होंने बिड नहीं किया है। इवन इफ अगर रिपोर्टेड टर्म की बात करें, ऑफिशियल और फॉर्मल ऑफर अभी तक नहीं गया है, और ऐसे में आर्सेनल अब अपना तीसरा बिड डालने वाली है, जिसको वेस्ट हैम मोस्ट प्रोबेबली एक्सेप्ट कर लेगी और वो मूव ऑन करना चाहती है। इसी के साथ यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी ने जोस्को ग्वार्डियोल के साथ भी भाई अपना सब चीज कंफर्म कर दिया है, और यहाँ पर एवरीथिंग गुड टू गो है, और नेगोशिएशन भी यहाँ पर कंप्लीट होती हुई दिख रही है। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल में मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।